नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती का सबसे बड़ा रहस्य कहाँ छिपा हुआ है? धरती का 71% भाग जल से घिरा हुआ है और इस विशाल जल राशि का रहस्य समेटे हुए हैं महासागर। और आज हम इस महासागर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। महासागर क्या होते हैं? महासागर जो होते हैं वो जलमंडल के जल मंडल के मुख्य भाग हैं। और ये क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर फिगर के माध्यम से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि चाहे ये अटलांटिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, ये सारे एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो महासागर जो है ये आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए होते हैं। और महासागरीय जल जो होता है वो हमेशा गतिशील रहता है। महासागर का जल जो है वो हमेशा क्या होता है? गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। क्या क्या? तरंगें, फिर ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ये तीनों क्या हैं? मुख्य गतियां हैं किसकी? महासागरीय जल की। महासागर फिर से जान लीजिए, महासागर क्या है? महासागर जल मंडल के किसके? जल मंडल के मुख्य भाग हैं। और ये आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और महासागरीय जल जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। देखिए, महासागरीय जल में 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला तरंगे, पहला क्या? तरंगे। और दूसरा क्या होता है? दूसरा है ज्वार भाटा। महासागरीय जल में दूसरा गति क्या होता है? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा महासागरीय धाराएं। क्या? महासागरीय धाराएं। ये हमारी 3 गतियां होती हैं किसकी? महासागरीय जल की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बड़े से छोटे के आधार पर 5 प्रमुख महासागर हैं। देखिए, सब बड़े से छोटे के आधार पर कितने महासागर हैं? तो 5। पहला महासागर हमारा है प्रशांत महासागर। फिर दूसरा महासागर हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर। फिर तीसरा है हिंद महासागर। चौथा है दक्षिणी महासागर। और 5वां क्या है? आर्कटिक महासागर। फिर से जान लेते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। इससे छोटा महासागर अटलांटिक, फिर इससे छोटा हिंद महासागर, फिर इससे छोटा दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। ये हमारे क्या हो गए? ये 5 हमारे महासागर हो गए। अब इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है? वो सबसे बड़ा महासागर है। और यह पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है? तो यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त। ये हमारा पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है जिसमें हिमालय भी डूब जाएगा। वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है हमारा प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना गर्त, जो कहाँ पे स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर और लगभग कैसा है? तो ये प्रशांत महासागर हमारा वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ये देखिए, एशिया पहला हो गया, एशिया। फिर दूसरा क्या हमारा कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये है। उसके बाद उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये कहाँ पे स्थित है इसके?
तो इसके चारों ओर स्थित है, इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा अटलांटिक महासागर, कौन सा? अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और यह किस आकार का है? तो यह अंग्रेजी के यस आकार का है। फिगर से अगर आप देखें, ये देखिए, ठीक इस तरह से हमारा अटलांटिक महासागर है। तो ये अटलांटिक महासागर यह अंग्रेजी के यस आकार का है और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। ये देखिए, इसके पश्चिमी किनारे पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों हैं। ये हमारा अटलांटिक महासागर हो गया, इसके पश्चिमी किनारे पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ठीक है। तो इसके पश्चिमी किनारे पर कहाँ पे? पश्चिमी किनारे पे क्या है? उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। और पूर्वी किनारे पर कहाँ पे? पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। देखिए पूर्वी किनारे पर क्या है हमारा? यूरोप, ये हमारा यूरोप हो गया और ये हमारा अफ्रीका हो गया। तो पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप एवं अफ्रीका। और अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो बहुत अधिक दंतुरित है। कैसी है वो? दंतुरित है। और यही जो अनियमित और दंतुरित तट रेखा है यह प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे व्यस्त महासागर व्यापार की दृष्टि से अगर वो कोई है तो वो हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिंद महासागर की। हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, किसी देश के नाम पर। और यानी यह किसके नाम पर पड़ा हुआ है? भारत के नाम पर। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। और यह महासागर लगभग कैसा है? यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। फिगर में अगर आप देखें तो ये हमारा हिंद महासागर है और आप देखेंगे कि ये किस तरह से है, तो ये लगभग त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में क्या है? एशिया है। इसके उत्तर में, ये देखिए, इसके उत्तर में हमारा ये एशिया है। ठीक। और पश्चिम में अफ्रीका है। पश्चिम में क्या है हमारा? अफ्रीका है। फिगर में देखिए आप, पश्चिम, ये हमारा पश्चिम में हमारा ये क्या है? अफ्रीका है। और पूरब में क्या स्थित है? पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो पूरब में हमारा क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो हिंद महासागर के बारे में फिर से जान लीजिए। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। और ये महासागर लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है ये? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में क्या स्थित है? एशिया। इसके पश्चिम में क्या है? अफ्रीका। और इसके पूर्व में क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दक्षिणी महासागर। देखिए दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो हमारा दक्षिणी महासागर है यह किसको घेरता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। किसको घेरता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता। और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से, किससे? अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आर्कटिक महासागर। किसकी हम बात करते हैं? आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर ये कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। फिगर में देखिए, ये हमारा आर्कटिक महासागर है। ये और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा स्थित है उत्तरी ध्रुव वृत्त में। ठीक। और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? उत्तर ध्रुव के चारों ओर। देखिए यह उत्तर ध्रुव है तो उत्तर ध्रुव के चारों ओर ये फैला हुआ है। ठीक। और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए
प्रशांत महासागर से जो जो जुड़ा हुआ है तो वो छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है, ठीक। और उसी सकरे भाग को हम क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के नाम से ही जाना जाता है, जहां पर यह आर्कटिक महासागर किससे जुड़ रहा है? प्रशांत महासागर से। और यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यह जो हमारा महासागर है आर्कटिक महासागर, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों, ठीक, देखिए फिगर में, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया, किससे? यूरेशिया से घिरा हुआ है। देखिए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो मिला हुआ भाग होता है यूरेशिया, इससे यह क्या है? हमारा घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की। देखिए वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घेरे गैसों की पतली परत होती है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घिरे गैसों की क्या होती है? हमारी पतली परत होती है। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी, जैसे ये हमारा ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब ये इसके चारों ओर ये किससे घिरा हुआ है? गैसों से घिरा हुआ है। गैसों की ये हमारा क्या है? हमारा ये गैसों की पतली परत है, गैसों की पतली परत, ठीक, गैसों की पतली परत। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं इसको? वायुमंडल। और यह जो होता है वायुमंडल हमारा, यह पृथ्वी का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग होता है। महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग होता है, जो सांस लेने के लिए, किसके लिए? सांस लेने के लिए वायु और सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं वह वायुमंडल में ही ओजोन परत जो होता है वही सोख लेता है। अगर वायुमंडल में ओजोन लेयर ना होती तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है वो डायरेक्ट पृथ्वी पे पहुंचती और हम लोगों को काफी नुकसान पहुंचाती। तो ये वायुमंडल जो होता है वह महत्वपूर्ण, पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है, जो हमें सांस लेने के लिए और सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें वायुमंडल की ऊंचाई की, तो देखिए अगर ये पृथ्वी हमारा है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर तक? 1600 किलोमीटर तक। कितना? 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कहाँ तक? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वायुमंडल की परतों का, तो वायुमंडल के वो घटकों, तापमान और अन्य गुणों के आधार पर, किन आधार पे? घटक, तापमान और अन्य गुणों के आधार पर 5 मुख्य परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5। और उसमें से पहला क्या है हमारा? क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल क्या होता है? जैसे पृथ्वी की सतह से, ये हमारा क्या है? पृथ्वी, ठीक है। तो ये पृथ्वी का जो सतह है, ये इससे लेकर के कहाँ तक? 12 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 12 किलोमीटर तक। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और क्षोभ मंडल में ही क्या क्या बनते हैं? मौसम बनता है, वर्षा, तूफान आदि, ये सारी चीजें क्षोभ मंडल में बनते हैं। और तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। जैसे हम पृथ्वी पे हैं, अब पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हमारा घटता जाएगा? तापमान घटता जाता है, ठीक। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 0 से 12 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और मौसम, वर्षा, तूफान आदि इसी में बनते हैं। और तापमान जो होता है, जैसे जैसे हम ऊपर उठ जाते हैं पृथ्वी की सतह से, वैसे वैसे तापमान हमारा घटता जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम समताप मंडल की। समताप मंडल, देखिए अब ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह से मान लीजिए यहाँ 12 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक।
12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो होती है वायुमंडल की, वो किसके अंतर्गत आता है? समताप मंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ ओजोन परत की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, इससे सुरक्षा करती हैं। यहाँ ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत इसी में पाया जाता है। तो ओजोन परत जो होता है वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोगों की क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती हैं। और तापमान जो होता है ऊंचाई के साथ बढ़ता है। अब यहाँ से हम जब ऊपर जाएंगे, ठीक, 12 किलोमीटर से जब आप ऊपर जाएंगे हम, तो हमारा क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य मंडल की। देखिए, ये पृथ्वी की सतह हो गया, ये हमारा क्या है? पृथ्वी की सतह, ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक? 50 किलोमीटर से लेकर के हमारा 80 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 80 किलोमीटर तक। ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? मध्य मंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे क्या होता है? तापमान सबसे कम होता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में जो तापमान होता है वो सबसे क्या होता है? कम होता है। और जो उल्का पिंड होते हैं, जो उल्काएं होती हैं, वो आकर के कहाँ पे जलती हैं? तो इसी परत में जलती हैं। उल्काएं कहाँ पे जलती हैं? तो इसी परत में। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में ही उल्काएं हमारी जलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आयन मंडल की। आयन मंडल आप किसको कहते हैं? तो देखिए, अब पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की हमारी क्या सतह है। तो पृथ्वी की सतह से लेकर के पृथ्वी की सतह, अब यहाँ मान लीजिए 80 किलोमीटर हम ऊपर चले गए। अब 80 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक? 400 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 400 किलोमीटर तक। ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? आयन मंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आयनित गैसें रेडियो सिग्नलों को परावर्तित करती हैं। जो रेडियो सिग्नल होती हैं वो आयन मंडल में जा करके, ये मान लीजिए हमारा आयन मंडल है, अगर हम रेडियो सिग्नल यहाँ से भेजते हैं तो यहाँ जाने के बाद फिर ये क्या हो जाएंगे? परावर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ आयनित गैसें जो होती हैं, जो आयनित गैसें होती हैं आयन मंडल में, वह रेडियो सिग्नल को क्या कर देती हैं? परावर्तित करती हैं। और यहाँ पे 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में जो तापमान होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। समझ में आ रहा है? तापमान जो होता है हमारा आयन मंडल के अंतर्गत बहुत अधिक होता है। तो फिर से जान लीजिए, पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर के ऊपर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच जो होता है वो हमारा आयन मंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो हमारी आयनित गैसें होती हैं, कौन सी गैसें? आयनित गैसें, ये क्या करती हैं? ये रेडियो सिग्नलों को परावर्तित करती हैं। और 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच ये जो आयन मंडल हमारा बना हुआ है, इसमें तापमान जो होता है, तापमान बहुत अधिक होता है। क्या होता है? तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बहिर्मंडल। देखिए, बहिर्मंडल क्या होता है? अब 400 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाएंगे, पृथ्वी की सतह से लेकर के 400 किलोमीटर, उसके बाद 400 किलोमीटर से 400 ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गया। अब हम 400 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। अब 400 किलोमीटर से जब हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा आता है किसमें? बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, 400 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर से ऊपर हम जब जाएंगे तो ये बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है। और यह जो होता है अंतरिक्ष से पृथ्वी का संक्रमण क्षेत्र है। यह अंतरिक्ष से पृथ्वी का संक्रमण क्षेत्र है। और यहाँ जो गैसें होती हैं, कौन सी गैसें? ये गैसें बहुत विरल होती हैं। यहाँ जो गैसें होंगी वो होती हैं विरल, मतलब दूर। तो यहाँ गैसें क्या होती हैं? बहुत ही विरल होती हैं। वायुमंडल, जैसे हम पृथ्वी से हम कहाँ पहुँच गए? 400 किलोमीटर तक पहुँच गए। अब 400 किलोमीटर से जब ऊपर जाएंगे हम तो वो आ जाएगा हमारा बहिर्मंडल के अंतर्गत। और यहाँ
अंतरिक्ष से पृथ्वी का संक्रमण क्षेत्र, यह जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी का संक्रमण क्षेत्र है और यहाँ जो गैसें होती हैं वो बहुत ही विरल होती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीवमंडल की, देखिए जीवमंडल क्या होता है, जीवमंडल क्या होता है, तो जीवमंडल जो होता है वह स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, किसका किसका, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के उस सीमित भाग को कहते हैं जहां जीवन संभव है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, स्थल मंडल, ठीक, फिर ये हमारा क्या हो गया, जल मंडल, और इसी में हम इंक्लूड कर देते हैं वायुमंडल। ठीक, तो इन तीनों को मिला करके जो क्षेत्र बना, जो भाग बना, वो भाग हमारा क्या कहलाता है, जीवमंडल। यानी जीवमंडल क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का सीमित भाग होता है जहां जीवन हमारा क्या होता है, संभव होता है। और यह पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है, ये जो जीवमंडल है, ये जीवमंडल ये पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां सूक्ष्म जीवों से लेकर के, क्या, सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय स्तनधारियों तक का अस्तित्व पाया जाता है। देखिए, सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय स्तनधारियों का अस्तित्व कहाँ पाया जाता है, तो वो जीवमंडल में पाया जाता है। तो जीवमंडल क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का उस सीमित भाग होता है जहां जीवन संभव है, और यहाँ सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय जीवों तक का अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीवन का पारस्परिक संबंध। देखिए, ये एनसीईआरटी से ही उठा करके सारा चीज जो है कि मैटर बनाया गया है, कोई बाहर से इसमें जोड़ा नहीं गया है। तो जीवन का पारस्परिक संबंध हेडिंग के अगर अंतर्गत बात करें तो मनुष्य सहित सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए, मनुष्य सहित सभी जीव, चाहे किसी भी जीव की बात कर लें, वो एक दूसरे पर निर्भर है। एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे तो जीवन ही संभव नहीं है। तो मनुष्य सहित सभी जीव एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। और जीवों का जो पारस्परिक संबंध होता है उन्हें जीवमंडल और प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ता है। जीवों का जो पारस्परिक संबंध है उन्हें जीवमंडल और प्राकृतिक संसाधनों से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीवों का वर्गीकरण का। देखिए, जीवमंडल के जो प्राणी हैं इनको दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। जीवमंडल के प्राणियों को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला हमारा क्या है, जंतु जगत, पहला क्या है हमारा, जंतु जगत, एनिमल किंगडम, और दूसरा हमारा क्या है, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। यानी जीव, एक में जीव आ जाएंगे, एक में पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे। ठीक है, तो जीवमंडल के प्राणियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, जंतु जगत जीव में, दूसरा पादप जगत यानी पेड़ पौधे। नेक्स्ट अगर हम बात करें भूपरिमंडल की पारस्परिक क्रिया, भूपरिमंडल की जो पारस्परिक क्रिया है वो क्या है, तो पृथ्वी के जो तीनों परिमंडल है, पृथ्वी के तीनों परिमंडल कौन कौन से, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए, चाहे वो स्थल मंडल हो, चाहे जल मंडल या वायुमंडल, ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे वनों की कटाई अगर हो गई, उदाहरण स्वरूप समझिए, अगर वनों की कटाई हम करते हैं, क्या करते हैं, वनों की कटाई, तो मिट्टी का कटाव बढ़ता है। क्या बढ़ेगा, मिट्टी का कटाव। और भूकंप अगर आता है तो स्थल रूपों में बदलाव आता है। अगर मान लीजिए भूकंप आ गया तो स्थल रूपों में बदलाव कैसे होगा, धरती पलट जाएगी, तो जहां गड्ढे थे वहां हो सकता है कि पहाड़ बन जाए। तो भूकंप आने पर क्या हो जाता है, स्थल रूपों में बदलाव आता है। जब सुनामी आती है, ठीक, तो अंडमान, जैसे जब सुनामी आ गई तो जो द्वीप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
उदाहरण समझ में आ ही गया। जैसे हम वनों की कटाई करेंगे तो क्या हमारा बढ़ता है, मिट्टी का कटाव। भूकंप अगर आ गया तो ये क्या करेगा, स्थल रूपों में बदलाव करता है। सुनामी अगर आती है तो जो द्वीप समूह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रदूषण और उसका प्रभाव, देखिए यह सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, प्रदूषण। पहला हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण, देखिए नदियों झीलों में जो दूषित पदार्थ हैं, दूषित पदार्थों का जो प्रवाह होता है वो जल को मानव व अन्य जीवों के लिए अनुपयुक्त बना देता है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर नदी हो चाहे झील हो चाहे झरना, किसी का भी अगर जल अशुद्ध हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो यह मानव के लिए भी और अन्य जीवों के लिए भी अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। तो उद्योगों, तापीय संयंत्रों, वाहनों से उत्सर्जित गैसें जो होती हैं वह वायु को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। वायु प्रदूषण कैसे कैसे बढ़ता, तो उद्योग से धुआं निकला, तापीय संयंत्रों से धुआं निकला, वाहन से धुआं निकलता है। अब इन सभी से जो धुआं और गैस उत्सर्जित होती हैं यह क्या करती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग जानते भी हैं, सुने भी होंगे। देखिए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यही स्थिति को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता कैसे है, इस चीज को समझिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, वायुमंडल हो गया। अब इसमें हमारा ये ऊपर हमारा बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर, और ये हमारा क्या है, सूर्य है। क्या है, ये हमारा सूर्य। ठीक, अब सूर्य से अल्ट्रा किरणें यहाँ पे पृथ्वी पे आती हैं। ठीक, अब जानते हैं कि जैसे इसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों होता है, तो जैसे ही पृथ्वी पे ये आती हैं प्रकाश और ऊष्मा, तो ऊष्मा जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है, तो जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो ये जो हमारे जैसे ये सूर्य है हमारा, सूर्य से जब प्रकाश और ऊष्मा दोनों पृथ्वी पे आती हैं तो सूर्यास्त होने के बाद ऊष्मा वापस जाना चाहता है, लेकिन ऊष्मा वापस जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, ये जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वह इसको ऊपर जाने ही नहीं देती है, अंतरिक्ष में वापस जाने ही नहीं देंगे तो ये पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा ही ना। और पृथ्वी का यही जो तापमान बढ़ता है इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, और यह आज बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता। देखिए स्थलमंडल, वायुमंडल व जलमंडल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु क्या करना चाहिए हमें, संसाधनों का सीमित व सतत उपयोग आवश्यक है। जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका सीमित उपयोग करना चाहिए और सतत उपयोग, ये बहुत ही आवश्यक है। और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में जागरूकता व नीति निर्माण जरूरी है। देखिए पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में जागरूकता बहुत जरूरी है व नीति निर्माण बहुत जरूरी है, तभी हम प्राकृतिक संतुलन बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आज एक क्लास समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।